that is Maharaja Dalip Singh. So, before beginning any discussion about his life, first of all, I want to tell that he is the youngest son of Maharaja Ranjit Singh. The story we have already learned that how he became the Raja, because he is the smallest king and Raja has already 8 sons. So how he got the reign, that is his Mamaji helped him by killing all his eldest brothers. So that story we are already known with the previous video. So before watching out this video, you must see the video of Raja Ranjit Singh so that you can have a better understanding. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. सो महाराजा रंजीत सिंह सबसे छोटे बेटे थे राजा रंजीत सिंह के, दिलीप सिंह. इनकी बर्थ है 6 सितंबर 1838 को हुआ. इनका ताजपोशी 1843 में हुई. डिस्पोज्ड इन्हें मतलब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया 29 मार्च 1849 को, क्योंकि इनकी गद्दी जिंद कौर रेन रन कर रही थी और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था. इस वजह से 2 एंग्लो सिख वॉर इनके पीरियड के दौरान होते हैं, तो इसी वजह से इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और अंग्रेज फिर इन्हें गोवा भेजकर क्रिश्चियन में तब्दील कर कर इन्हें लंदन या फ्रांस भेज दिया जाता है. तो इनकी डेथ है 22 अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में होती है. अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इनके पीएम थे गुलाब सिंह डोगरा, जो परिवार से थे ध्यान सिंह डोगरा, जो पीएम हुआ करते थे उनके पिता रंजीत सिंह के. बट कुछ लोगों के बहकावे में आके ये लाल सिंह को प्रधानमंत्री बना देते हैं. असल में लाल और तेज सिंह दोनों अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और वो दलीप सिंह की सियासत को ख़त्म करना चाहते थे पंजाब के अंदर. तो इसी वजह से कुछ अंदर के पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से लाल सिंह है वो पीएम बन जाते हैं दिलीप सिंह के, क्योंकि दिलीप सिंह तो सिर्फ मात्र 5 साल 9 दिन के थे जब वो गद्दी पर बैठे. तो वो एक बच्चे थे, तो दूसरों के हाथ में था, तो सभी लोग बिके हुए थे एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के हाथों. तो इनके कमांडर बनते हैं तेज सिंह, पर ये कहा गया कि रूल रानी जिंद कौर करेगी और राजा होंगे दिलीप सिंह. फिर उसके बाद इन्हीं के रेन के दौरान एंग्लो सिख वॉर हो जाती है. ये एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड हार्डिंग और महाराजा दिलदीप सिंह के बीच में होती है. पहली लड़ाई लड़ी जाती है मुदकी की लड़ाई. 18 दिसंबर 1845 में मुदकी की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें दिलीप सिंह का नेतृत्व लाल सिंह ने किया और अंग्रेज़ों की तरफ से आए सर ह्यू गफ, इसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है. फिर 21 दिसंबर कुछ दिन बाद ही 1845 में बैटल ऑफ फिरोजपुर होती है. इसमें लाल सिंह के साथ साथ तेज सिंह भी दिलीप सिंह की अगुवाई करते हैं और ब्रिटिशर्स की अगुवाई करते हैं सर ह्यू गफ. इसमें भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. फिर होती है बद्दोवाल की लड़ाई 21 जनवरी 1846 में. रणजोत सिंह मजेठिया इस बार नेतृत्व करते हैं सिख फौज का और अंग्रेज़ों की तरफ से आते हैं सर हेनरी स्मिथ. इसमें सिख जीत जाते हैं. तो सिर्फ एक एंग्लो सिख वॉर पहले में, मतलब अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाई जो 45 से 46 तक चली 1800, उस टाइम पे सिर्फ बद्दोवाल की ऐसी लड़ाई थी जो सिख जीते थे, बाकी सारी लड़ाइयाँ सिख हार गए थे अंग्रेज़ों से. फिर 28 जनवरी को ही 7 दिन बाद ही 1846 में अलीवाल की लड़ाई होती है. इसमें भी नेतृत्व रणजोत सिंह मजेठिया ने किया और अंग्रेज़ों की तरफ से सर हेनरी स्मिथ ही आए. मतलब एक बार अंग्रेज़ हार के 7 दिन बाद फिर धावा बोल देते हैं सिखों के ऊपर. इसमें फिर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. फिर होती है सबराओं की लड़ाई. ये आखिरी लड़ाई थी एंग्लो सिख वॉर की. 10 फरवरी 1846 को सबराओं प्लेस पे लड़ी जाती है. इसमें दिलीप सिंह का नेतृत्व लाल सिंह, तेज सिंह और श्याम सिंह अटारीवाला ने किया. अंग्रेज़ों की तरफ से आए सर ह्यू गफ और साथ के साथ हेनरी हार्डिंग. इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. तो जो ये लाल सिंह, ये लाहौर राज के प्रधानमंत्री थे और तेज सिंह थे जो फौज के मुखी थे. जो लाल सिंह और तेज सिंह है दोनों पहले एंग्लो सिख में दोषी पाए जाते हैं और 1846 की पहली जंग के बाद जो पहले ब्रिटिश निवासी सर हेनरी लॉरेंस थे उनको सिख दरबार में नियुक्त किया जाता है.
तो मतलब हार के बाद अंग्रेज कहते हैं कि सिख दरबार में एक ब्रिटिशर्स होना चाहिए, तो ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश दरबार में नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद होती है लाहौर की संधि। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अगर तुम हमारे शासन या राज से बचना चाहते हो तो हमारे साथ लाहौर की संधि कर लो। तो 9 मार्च 1846 में लॉर्ड हार्डिंग और दिलीप सिंह के बीच होती है लाहौर की संधि। इसमें कहा गया कि राजा होंगे दिलीप सिंह, रेन संभालेंगे जिंद कौर, और 1 करोड़ का जो जंग का मुआवजा है वो इम्पोज किया, 1 करोड़ का फाइन लगाया गया सिखों के ऊपर। और कहा गया क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं था, वॉर इतने एकदम मतलब पूरे 1 साल में 10-10 दिन या हफ्ते हफ्ते के अंदर 5 लड़ाइयाँ हुई, तो इस वजह से पैसा तो था नहीं। तो 75 लाख में गुलाब सिंह से क्या है, जम्मू कश्मीर है अंग्रेज़ों को बेच दिया जाता है, और साथ के साथ ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया वो भी अंग्रेज़ों के शासन के अंडर आ जाता है। तो ये था परिणाम एंग्लो सिख वॉर 1 का। उसके बाद सिख इस ट्रीटी से, इस संधि से सहमत नहीं थे, खुश नहीं थे, तो वो बगावत कर देते हैं। तो उसके बाद उस बगावत को रोकने के लिए होती है भैरोवाल की ट्रीटी 1846 में। ये ट्रीटी होती है कश्मीर मुद्दे पर कि कश्मीर कैसे उनके शासन में चला गया, ये एक चाल थी अंग्रेज़ों की। तो दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई। इस संधि में कहा गया कि रानी जिंद कौर को सिखों ने मांग की रेंज से हटा दिया जाए, और रिजेंसी है 8 सिख संभालेंगे। और फिर अंग्रेज़ों ने ये शर्त रखी कि हमारा एक मेंबर ज़रूर होगा, तो ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को भी उसके अंदर लगाया गया। तो 8 सिख और 1 ब्रिटिशर से 9 लोगों का एक रिजेंसी बनी जो शासन में दिलीप सिंह की मदद करेगी। जिंद कौर को हटा दिया गया, कहा गया कि ये अच्छे से शासन नहीं कर पा रही है, इसी वजह से हमने एंग्लो सिख वॉर 1 देखा। फिर उसके बाद आ जाता है एंग्लो सिख वॉर 2। देखिए एंग्लो सिख वॉर 2 है महाराजा दलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के बीच में होता है, ठीक है। ये एक विचारात्मक लड़ाई थी, ठीक है। शेर सिंह अटारीवाला जो एक लाहौर के महाराजा दलीप सिंह के अधीन गवर्नर चतर सिंह के बेटे थे, तो शेर सिंह अटारीवाला को पेशावर का गवर्नर बना दिया जाता है। और 1848 में जो दीवान मूलराज हैं उनकी बगावत को रोकने के लिए ब्रिटिशर रेजिमेंट से सुल्तान भेजे गए लाहौर दरबार की फ़ौजों की प्रधानगी के लिए, वो थे राजा शेर सिंह। तो एंग्लो सिख वॉर 2 में 4 लड़ाइयाँ होती है, रामनगर की लड़ाई, चिलियांवाला की लड़ाई, मुल्तान की लड़ाई, गुजरात की लड़ाई। तो पहली लड़ाई होती है रामनगर की लड़ाई, ये थी 12 नवंबर 1848 में। इसमें सिखों का नेतृत्व शेर सिंह अटारीवाला ने किया, जिन्हें पेशावर का गवर्नर बनाया गया था 1845 में। और अंग्रेज़ों की तरफ से आए सर ह्यू गफ, इसमें सिख जीत गए। दूसरी लड़ाई होती है चिलियांवाला की लड़ाई 13 जनवरी 1839 को। इसमें भी शेर सिंह अटारीवाला नेतृत्व करते हैं सिखों का, और अंग्रेज़ों की तरफ से सर ह्यू गफ आते हैं, इसमें भी सिख जीत जाते हैं। फिर होती है मुल्तान की लड़ाई 22 जनवरी को। मूलराज इसमें नेतृत्व करते हैं और उनकी बगावत के कारण ही जनरल विश है ब्रिटिश ये युद्ध जीत जाते हैं। गुजरात की लड़ाई होती है 21 फरवरी 1849 में। यहाँ पे चतर सिंह जो पिता थे शेर सिंह अटारीवाला के, दोनों बाप बेटा मिल के सिखों का नेतृत्व करते हैं सर ह्यू गफ के अगेंस्ट, और इसमें भी फिर भी वो सिखों को नहीं जिता पाते और ब्रिटिशर्स है जीत जाते हैं। इसे गुजरात की जो आखिरी लड़ाई थी उसे बैटल ऑफ गन्स भी कहते हैं या बैटल ऑफ कैनन्स, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। उस टाइम पे जो गवर्नर थे पंजाब के वो लॉर्ड डलहौजी थे, और ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो थे फ्रेडरिक क्वेरी। इस बैटल के बाद क्या होता है, जो हमारी जिंद कौर है, जो माता हैं दिलीप सिंह की, उन्हें शिकारपुर, वाराणसी, काठमांडू भेज दिया जाता है। और जो चतर सिंह थे उन्हें भेज दिया जाता है काले पानी की सज़ा में मुल्तान।
और फिर वहाँ से वो जाते हैं सिंगापुर और उन्हें लाइफ टाइम की जेल सुनाई जाती है। दिलीप सिंह को पहले फतेहगढ़ भेजा जाता है, फतेहगढ़ साहिब, वहाँ पे उन्हें क्रिश्चियन बनाया जाता है और फिर वहाँ से उन्हें बॉम्बे भेज दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि उन्हें फ्रांस में पेरिस भेज दिया जाता है। फिर वो अपना बचपन, मतलब अपना 20वीं शताब्दी तक जो अपनी जवानी है वो फ्रांस में ही बिताते हैं और एट लास्ट उनकी डेथ भी पेरिस फ्रांस में ही हो जाती है। तो ये थी कहानी दिलीप सिंह के बारे में। अब कैसे पंजाब है वो राजाओं के हाथ से ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। कहते 5 अप्रैल 1939 में पंजाब अपनी सॉवरेनिटी, संप्रभुता खो देता है, ये अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। 1839 से 53 तक पंजाब के गवर्नर रहे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 3 मेंबरी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें तीनों मेंबर अंग्रेज थे। हेनरी लॉरेंस जो प्रधान थे, जॉन लॉरेंस और मोंटगोमेरी। 1853 में चीफ कमिश्नर नाम की पोस्ट इंट्रोड्यूस होती है और पहले चीफ कमिश्नर है पंजाब के बनते हैं जॉन लॉरेंस। उसके बाद 1839 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पंजाब में। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया था और अब डायरेक्टली रूल किया जाएगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो अब कैसे दिलीप इरा ख़त्म होता है, आप फोटो में देख सकते हो कि क्रिश्चियन बनने के बाद राजा दिलीप सिंह का जो लुक है वो कैसा हो गया था। तो अब ये स्कॉटलैंड में रह रहे थे। 1860 के दौरान उनकी मदर है वो नेपाल में जो रहती थी वो बीमार हो जाती है, तो उससे मिलने और उनका इलाज कराने दिलीप सिंह 1860 में, कहते हैं जब उन्हें 39 में भेज दिया था उसके बाद वो कभी, मतलब लगभग 11 साल वो आए नहीं वापस। फिर 60 में वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट कराते ही नेपाल से वापस चले गए। 1873 में उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो 86 में वो रियलाइज़ करते और पछतावा करते हैं कि अगर मैंने क्रिश्चियन बन के ठीक किया, क्या मैंने सिखिज़्म को त्याग दिया, क्या मैंने ठीक किया। जब उनके मन में वो डाउट आने लग जाते हैं तो वो वापस आते हैं और फिर वो सिखिज़्म को अडॉप्ट करते हैं। बट फिर वो अपने इतना रिग्रेट में चले गए थे कि मेरी वजह से मेरे जो पिता ने इतना सेक्रीफाइस किया, मेरे दादा और ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो उस वजह से वो पछतावे में रहने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो फिर पेरिस फ्रांस वापस चले जाते हैं और 1893 में उनकी डेथ हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट महाराजा दिलीप सिंह. Wait for the upcoming video, that would be much more interesting. So thank you so much. Do subscribe this channel and share this video as much as possible. Thank you so much.